अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो तीसरा अशरा जिसको बोलते हैं वो चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आज आप लोगों से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों तक शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो। और कमेंट्स करें, सजेशन दें, वीडियो को लाइक करें, थंब इम्प्रेशन को प्रेस करें। ठीक है जी। आज हम सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ख़ास तौर पर मेल के हवाले से और हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कि एलेबोरेट एक्सप्लेन कर सकूँ आप सब लोगों के साथ। तो सेक्शन 6 की टेक्स्ट की जानिब बढ़ते हैं। पॉलीगैमी, ठीक है, इसमें इसका जो सब क्लास 1 है, मैं कोशिश करूँगा आपको उर्दू में सारा एक्सप्लेन कर दूँ। इसमें ये होल्ड किया गया है, बताया गया है, होल्ड तो नहीं कह सकते आप, बताया गया है कि कोई भी आदमी सबसिस्टिंग मैरिज के होते हुए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैरिज के होते हुए और दूसरी शादी जो है वो नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? अनलेस प्रीवियस रिटन परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन काउंसिल एक होती है, कंसर्न यूनियन काउंसिल के दफ्तर से मसालती काउंसिल बनती है, ठीक है, और उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो शादी नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो वो उस काउंसिल की इजाज़त के बगैर जो है वो इस लॉ के तहत जो है वो शादी रजिस्टर्ड मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत नहीं हो सकती। लॉ में तो ये लिखा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। शादियां भी हो रही हैं, रजिस्टर्ड भी हो जाती हैं, ठीक है। और इसकी क्या रीज़न है? बहुत सारी रीज़न्स हैं। कर देते हैं लोग, पाकिस्तान है, अगली बात आप समझते हैं, ठीक है जी। और हर चीज़ का तोड़ तो पाकिस्तानी निकाल ही लेते हैं। सब क्लास 2 इसकी क्या कहती है, अब मैं खुल के बताना नहीं चाह रहा, इस वजह से कुछ बातें जो होती हैं वो हिडन रखी जाती हैं। सब क्लास 2 ये कहती है कि एप्लीकेशन फॉर द सेकंड मैरिज परमिशन के लिए जो है वो सबमिट की जाएगी चेयरमैन को कंसर्न यूनियन काउंसिल के विद प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस। उसकी थोड़ी सी मामूली सी फ़ीस है, ठीक है। और रीज़न्स बताई जाएंगी कि क्यों लड़का जो है वो दूसरी शादी करना चाहता है या तीसरी शादी करना चाहता है। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि क्या उसने पहली या दूसरी बीवी से इजाज़त ले ली है या नहीं ली, ठीक है। अगर बीवियां 3 हैं और बंदा चौथी शादी करना चाहता है तो उसको पहले तीनों की इजाज़त की ज़रूरत है, ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ है विद द कॉन्सेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वाइफ आर वाइफ्स, यानी कि अगर एक शादी है पहले तो उसको पहले वाली वाइफ से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। अगर 3 शादियाँ तो पहले तीनों से इजाज़त लेनी ज़रूरी है, फिर आगे शादी कर सकता है, अदरवाइज़ वो शादी नहीं कर सकता लीगली। सब क्लास 3 क्या कहती है? एप्लीकेशन जब उस चेयरमैन को मिलेगी, ठीक है, तो वो एप्लीकेंट को पूछेगा, उसकी वाइफ का पूछेगा, एग्जिस्टिंग वाइफ का, एग्जिस्टिंग वाइफ को नोटिस करेगा, वाइफ या वाइफ्स को, फिर वो अपना एक बंदा नॉमिनेट करेंगी, ठीक है। नॉमिनेट करने के बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो सुनेगी, ठीक है, दोनों को सुनेगी और फिर वो डिसाइड करेगी कि एप्लीकेशन जो है उसको इजाज़त देनी है या नहीं देनी है, ठीक है, दूसरी मैरिज की या तीसरी शादी की या दूसरी शादी की, ठीक है। आगे क्या कहता है सब क्लास 4? इन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल रिकॉर्ड इट रीजंस फॉर डिसाइडिंग एंड एनी पार्टी में। जब वो एप्लीकेशन आर्बिट्रेशन काउंसिल डिसाइड करेगी तो फिर वो रीजंस भी बयान करेगी कि क्यों वो इजाज़त दे रही है शादी करने की या फिर वो क्यों इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। तो एक स्पेसिफिक पीरियड होगा, उस पीरियड के अंदर जो है वो उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेंगे। पेमेंट जो फ़ीस है उसकी वो अदा की जाएगी। अगर वेस्ट पाकिस्तान है ख़ास तौर पर, जो जिधर हम बैठे हैं, बांग्लादेश एक अलग था, तो इस सूरत में एप्लीकेशन जो है वो कलेक्टर को दी जाती है, जो एडीसी होता है, ठीक है, कलेक्टर को दी जाती है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उसमें फिर साहब का वाइफ का एड्रेस प्रॉपर दिया जाता है, उसके बाद एफिडेविट लगाया जाता है, एप्लीकेशन लगाई जाती है, कोर्ट फीस जो है उसके ऊपर 2 रुपये की एप्लीकेशन पे लगती है, ठीक है। नोटरी पब्लिक से और ओथ कमिश्नर से उसकी एफिडेविट की जो है वो अटेस्टेशन करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वो वाइफ को नोटिस करेगा, वाइफ को बुलाएगा, हस्बैंड को बुलाएगा, दोनों को सुनेगा, ठीक है। इसके अलावा सब डिविजनल कंसर्न ऑफिसर को भी एप्लीकेशन दी जा सकती है।
और कलेक्टर का डिसीजन मोस्टली जो है इस केस में फ़ाइनल होता है। अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो फिर शादी कर सकता है, अगर उसने इजाज़त ना दी तो फिर शादी नहीं कर सकता। और कलेक्टर का डिसीजन जो है उसको किसी भी कोर्ट में कॉल नहीं किया जा सकता, कॉल इन क्वेश्चन कहते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। ओके, नंबर 5। अब आगे उसने बताया कि कौन सा बंदा जो शादी करेगा फिर उसके साथ क्या होगा। एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो आर्बिट्रेशन काउंसिल की मर्ज़ी के बगैर शादी करेगा, 98% प्लस लोग जो हैं वो कोई इजाज़त नहीं लेते और आराम से शादी कर जाते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर क्या होगा, उसके साथ होगा कि वो इमीडिएटली अपना पूरा डावर जो है वो चाहे डेफर्ड हो या प्रॉम्प्ट हो, वो सारा डावर जो है वो अपनी वाइफ को पे करेगा। ठीक है, एक वाइफ है या 2 वाइफ है, सबको पे करेगा। अगर वो पे नहीं करता तो एज डैट विल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ठीक है जी, वो जो तरीक़ाकार लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में दिया गया है उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में लेके जाया जा सकता है 1 महीने तक, 2 महीने तक, फिर उसके बाद ऑक्शन की जा सकती चीज़ों की, वो सारा तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाएगा। ठीक है, अब 2015 में अमेंडमेंट आई थी कि अगर वो बंदा शादी करेगा और उसकी वाइफ या वाइफ जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल करेंगी आर्बिट्रेशन काउंसिल में, फिर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल उस तगासा को, कंप्लेंट को जो है वो फैमिली कोर्ट को रेफ़र करेगी, तो फिर क्या होगा, उस कंप्लेंट पे जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक की सज़ा उस बंदे को दी जा सकती है। ठीक है, कोर्ट देगी सज़ा। उसके अलावा 500,000 रुपीज़ फ़ाइन जो है, और वो 500,000 यानी कि 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसका एक बड़ा ज़बरदस्त तोड़ है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में इसमें सेक्शन के हवाले अलग से हम जो है उसको देखते हैं। और द डिसीजन गिवन बाय द रिविजनल अथॉरिटी इज़ फाइनल एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ वेदर इफ एजेंसीज exercise the jurisdiction beyond the sphere and allocated to them in the law, civil court may rightly step in। ठीक है, ये jurisdiction के बारे में इरशाद फरमाया गया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्ट्रैक्टिंग ए मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6। अब जो बंदे इस सेक्शन की वायलेशन करते हुए शादी कर लेते हैं उनके साथ क्या होगा, सर्टेन सिविल राइट्स जो है वो एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स को के राइज हो जाते हैं। अगर वो केस करेंगी तो उनको अहमियत दी जाएगी और उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। अगर कोई बंदा फेल हो जाता है परमिशन लेने में तो फिर सेक्शन ओनली अट्रैक्ट्स पीनल एक्शन अगेंस्ट हिम, उसको सज़ा होगी और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, बट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द सेकंड मैरिज। लेकिन जो उसने आगे शादी कर ली होनी है उसकी वैलिडिटी को जो है वो कुछ भी नहीं कहा जाएगा, उसके बारे में कोई चीज़ नहीं है। अगर उसने शादी कर ली तो फिर उसको सज़ा हो सकती है, उसको पहली बीवी को पूरा हक महर देना पड़ेगा। ये बातें जो है यहाँ तक इसमें सेक्शन 6 के रेलिवेंट आप लोगों के लिए रेलिवेंट बनती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।